यू यू हाकुशो की मांगा 1990 में शुरू हुई थी, जिसको 2 साल बाद उसकी एक एनिमे ने फॉलो अप किया। जब ये नॉर्थ अमेरिका में भी रिलीज हुई थी, तब इसकी टारगेट ऑडियंस बच्चे ही नहीं, एडल्ट्स भी थे। यानी आज की डेट में बहुत से लोग आपको ऐसे मिल जाएंगे जिनको यू यू हाकुशो सुनते ही नॉस्टैल्जिया हिट कर जाए और वो बचपन की याद में खो जाएं। इसके बाद बहुत सी ऐसी सक्सेसफुल एनिमे आई जिन्होंने यू यू हाकुशो से इंस्पिरेशन ली। इसका बहुत स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट आज भी शोनेन में दिखता है। मैंने इसको पहली बार एनिमैक्स चैनल पे देखा था मोर देन 10 ईयर्स अगो। ये वो टाइम था जब टीचर्स मुझे कुछ ज़्यादा ही प्यार करते थे। इतना प्यार बर्दाश्त नहीं होता था और लड़कियां तो मेरे चारों तरफ घुमा करती थी। मेरे दोस्त कहते थे भाई अपना बैग और बॉटल बदल ले। I mean, कौन ऐसी लड़की होगी जो ये बॉटल देख के मुझसे इम्प्रेस ना हो। लेकिन एडल्ट होने के नाते मैं इस चीज़ का ब्लेम और किसी पे नहीं। मम्मी! हर दिन स्कूल से घर आने के बाद मेरा बस एक ही गोल होता था एनिमैक्स पे एनिमे देखने का। एक्शन एंड फिक्शन का कॉम्बिनेशन मुझे बचपन से ही पसंद था। तो जब मैंने पहली बार यू यू हाकुशो देखी तो उसकी वाइब मेरी क्यूरियोसिटी के साथ मैच कर गई। सिंस बहुत से एपिसोड्स मेरे मिस हो गए थे बिकॉज ऑफ स्कूल प्लस ट्यूशन्स, मुझे अभी रिसेंटली तक नहीं पता था कि मैं क्या मिस आउट कर रहा हूँ। मैंने फिर से इस शो को दोबारा देखा और इसे प्रॉपरली फिनिश करने के बाद मैं आज इस पोजीशन पे हूँ जब मैं इस चीज़ को प्रॉपरली एनालाइज कर सकता हूँ। यू यू हाकुशो को ऐसी क्या चीज़ है जिससे उसको इतनी रेस्पेक्ट और प्रेज मिलती है। अगर सिर्फ 90s का नॉस्टैल्जिया फैक्टर ही रिस्पॉन्सिबल होता तो मैंने ये वीडियो नहीं बनाई होती। अगर आपने अभी तक यू यू हाकुशो नहीं देखी है तो मैंने इस वीडियो में कोई हैवी स्पॉयलर्स नहीं इंक्लूड किए जो आपके एक्सपीरियंस को ख़राब करें। मैंने इसमें से कुछ एग्जाम्पल्स ज़रूर उठाए हैं अपने पॉइंट को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए। इस वीडियो को बनाने का मकसद है एक इन डेप्थ एनालिसिस करके इन 2 क्वेश्चंस का आंसर देना। 30 साल से भी ज़्यादा हो जाने के बाद भी हाउ यू यू हाकुशो हैज़ एज्ड दिस वेल एंड वाई यू शुड वॉच यू यू हाकुशो। तोगाशी सेंसे ने वर्ल्ड को 3 हिस्सों में डिवाइड किया है, ह्यूमन वर्ल्ड, डीमन वर्ल्ड और इन दोनों के बीच बैलेंस बनाने वाला और मॉनिटर करने वाला स्पिरिट वर्ल्ड। ज्यादातर स्टोरी की शुरुआत होती है हीरो की एंट्री से। या तो वो किसी गुंडे को मार रहा होगा या किसी को स्टाइल मार रहा होगा। यू यू हाकुशो के पहले सीन में हीरो इज डेड। बैकअप। यूस्के एक कार एक्सीडेंट में चल बसता है। उसकी सोल को वहां से ले जाने के लिए बोटान की एंट्री होती है स्पिरिट वर्ल्ड से। फिर XYZ इवेंट्स होते हैं और यूस्के को फिर से मौका मिलता है अपनी बॉडी में वापस जाने का। और लाइफ में पहली बार वो किसी चीज को एज अ सीरियस चैलेंज की तरह लेता है, क्योंकि मरने के बाद जब वो लोगों को अपने लिए इतना दुखी होते हुए देखता है तो ये सब उसको एक धक्के की तरह लगती है। उसको इस चीज का एहसास हो जाता है जब लोग अपने लव्ड वंस से हमेशा के लिए दूर चले जाते हैं, तब वो एक ऐसा गैप छोड़ जाते हैं जो कभी फिल नहीं होता। बट लोग उस गैप के साथ रहना सीख जाते हैं। आप अपनी लाइफ में 1000 गलतियां करो और अपने आप को कितना भी वर्थलेस समझो, आपकी जेन्युइन केयर करने वाले हमेशा एग्जिस्ट करते हैं, चाहे वो सबसे अनएक्सपेक्टेड जगह से ही क्यों ना हो। क्योंकि लोगों को खुद नहीं पता होता कि जाने अनजाने में उन्होंने किस पे क्या इंप्रेशन छोड़ रखा है। यूस्के भले ही मेन कैरेक्टर है बट वो कहीं से एक आइडियल पर्सन नहीं है। जब स्कूल की यूनिफॉर्म ब्लू है तो वो ग्रीन पहन के आता है। इलाके का सबसे बड़ा गुंडा है, क्लास अटेंड नहीं करता और ना ही किसी की कोई बात सुनता है। इवन दो उसके अंदर इतने फ्लॉज हैं बट स्टिल वो बिना सोचे एक बच्चे को बचाने के लिए कार के सामने आ जाता है। एज द शो प्रोग्रेस 3 और कैरेक्टर्स भी यूस्के के साथ उसके एडवेंचर्स में शामिल हो जाते हैं। उनमें से एक है कुवाबारा। ये एक ऐसा बंदा है जिसपे लड़कियों से ज्यादा लड़के अपना दिल दे बैठे। मैं इस शो के बारे में या इसके कैरेक्टर्स को कितना भी प्रेस कर लूँ, आई थिंक उससे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि मैं उस मोमेंट की बात करूँ। सीरीज का पहला ऐसा मोमेंट जिसमें यू यू हाकुशो मेरे लिए एक अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस बन गया। कुवाबारा एक बीस्ट को फेस कर रहा है और शो का मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा थ्रिलिंग सीन है। 10 साल पहले हो सकता है मेरा आंसर डिफरेंट होता, क्योंकि ओवर पावर्ड कैरेक्टर्स का मुझे बचपन से ही क्रेज था। लिमिटलेस पावर, भोकाल, स्वैग, वो अभी भी अमेजिंग लगता है। बट कुवाबारा की लड़ाई गट्स की होती है। इतनी टेंस सिचुएशन के बीच में इट बिकम्स इमोशनल जब यू आर फाइटिंग समथिंग विद ऑल योर हार्ट और ऐसा लगता है कि इट्स जस्ट इम्पॉसिबल टू विन। बट कुवाबारा का बिलीफ होता है कि एक ही जगह चीज़ें इम्पॉसिबल बनती हैं और वो है अपनी थिंकिंग में। आई नो कि दिस इज़ ट्रूली इंस्पायरिंग स्टफ, बट उस पेन को एम्ब्रेस करना जो इस बिलीफ के साथ आता है, ये इस फाइट की खास बात मुझे लगती है।
शुरुआत के एपिसोड्स का इंटरेस्टिंग होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वही पहला इंप्रेशन देते हैं। यू यू हाकुशो बिना टाइम वेस्ट किए काफ़ी अच्छी पेसिंग से आगे बढ़ता है और बोरिंग तो इसका लिटरली एक भी एपिसोड नहीं है। रिसेंटली जब मैंने इसे फिर से देखा तो मेरे लिए एज अ डिलाइटफुल शॉक था कि 114 एपिसोड में वर्स्ट से वर्स्ट केस में ये इंटरटेन ही करेगा। एक पॉइंट तो ऐसा आता है स्टार्टिंग के एपिसोड्स में जब एनिमे थ्रिलर और हॉरर के बीच झूल रही होती है। ह्यूमन वर्ल्ड और डीमन वर्ल्ड की स्टोरीज आपस में कनेक्टेड होती हैं, हर चीज़ दांव पे लगी होती है और इंटरेस्ट एकदम पीक पे होता है। टूर्नामेंट आर्क्स शोनेन एनिमे की पहचान है। ड्रैगन बॉल जी से लेकर नारुतो तक किसी भी सीरीज में ये तीन चीज़ें एक साथ अकॉम्प्लिश करती है। नए नए कैरेक्टर्स का इंट्रोडक्शन होता है, डिफरेंट कैरेक्टर्स की डिफरेंट पावर्स के बारे में पता चलता है और कैरेक्टर्स इमोशनली और पावर वाइज ग्रो करते हैं। डार्क टूर्नामेंट सबसे सक्सेसफुल टूर्नामेंट आर्क मानी जाती है एंड फॉर गुड रीजंस। नए विलेंस की एंट्री होगी, एक्शन होगा। तोगाशी की राइटिंग ऐसी है कि कैरेक्टर्स की लाइफ पे खतरा बहुत डीपली फील होता है। फाइट्स की ब्रुटैलिटी और हर एपिसोड के एंड का क्लिफ हैंगर कैन ईजिली लीड टू बिंज वॉचिंग। साथ ही साथ हर बीतता हुआ एपिसोड और एक के बाद एक फाइट्स यूस्के और टोगोरो की मेन फाइट को बिल्डअप कर रही होती है, मगर हर फाइट का अपना चार्म है और वो उसकी वैरायटी में लाई करता है। या तो ऐसी टेक्निक्स यूज की जाएंगी जिससे फाइट्स में दिमाग लगाना एक नेसेसिटी बन जाए, या फिर दिमाग की ऐसी की तैसी सीधा उठाओ पटको। एक मोमेंट जो मुझे 10 साल से भी ज्यादा हो गए देखे, लेकिन अभी तक उसकी इमेज बिल्कुल क्लियर है। हिए अपनी ड्रैगन ऑफ द डार्कनेस फ्लेम का यूज करता है। इस एपिसोड ने मेरे ब्रेन को ऐसा रिवायर किया कि जब भी मैं हिए को देखता हूँ मुझे यही चीज उसकी याद आती है। ऐसा एनिमेशन है जो लास्टिंग इम्प्रेशन छोड़ जाए। इतने सालों से मैं शोनेन एनिमे देख रहा हूँ तो उसके बेसिक फॉर्मूले से मैं काफी फेमिलियर हो गया हूँ। अरे हीरो गिर गया, अरे वापस आ गया, अरे गिर गया यार, अरे फिर से उठ गया भाई फिर गिर गया, अरे गिर गया, उठ गया। इवन दो हीरो और विलन की ये स्क्रिप्टेड टॉक्सिक रिलेशनशिप सदियों से चलती आ रही है, मगर यू यू हाकुशो की फाइट्स तब भी सीट के एज पे रखती है, क्योंकि हर लड़ाई एक कैरेक्टर से नहीं बल्कि उसके दोस्त और उसकी फैमिली सबसे बहुत पर्सनल लेवल पे जुड़ी होती है। लेकिन जो ये फाइट्स इतनी पर्सनल और कनेक्टेड लगती हैं उसका मेजर रीजन ये है कि यू यू हाकुशो एक चीज बहुत बखूबी समझता है। इट इज द पोटेंशियल ऑफ स्मॉल सीन्स। ऐसे सीन जिनका मेन प्लॉट पे हार्डली कोई असर पड़ेगा, इनको हटा दिया जाए तब भी स्टोरी विल रिमेन द सेम। नाउ लेट मी एक्सप्लेन दिस वन। मुझे एक्शन हमेशा से पसंद है और रहेगा, बट समय के साथ जो छोटी नॉर्मल चीजें होती हैं एनिमे में उनको मैं बहुत अप्रिशिएट करने लगा हूँ। यू यू हाकुशो में डीमन से लड़ना और दुनिया को बचाना, इन सब चीजों के बीच में जो जरा से गैप्स हैं उनमें ऐसी स्लाइस ऑफ लाइफ मोमेंट्स हैं दैट आर डन जस्ट राइट। फॉर एग्जाम्पल, टूर्नामेंट के बीच में शिजुरू और साक्यो का अनएक्सपेक्टेडली मिलना, एक दूसरे के साथ सिगरेट पीते हुए छोटी नॉर्मल कन्वर्सेशन होल्ड करना। सबसे बड़ी हैरानी की बात तो यह है कि साक्यो क्लियरली एक विलन है और तब भी वो इतना नॉर्मल कैसे बिहेव कर रहा है। कहीं इसको कोई बीमारी तो नहीं? कौन आपको मार रहा है इस तरह से? यहाँ बस दो लोग इस केओस के बीच में एक पीसफुल और क्वाइट मोमेंट शेयर कर रहे होते हैं और कुछ नहीं। भले ही प्लॉट पे इस चीज का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मगर इसकी वजह से एक एडिशनल लेयर ऐड होती है स्टोरी के ऊपर। Is he really all that bad? He still is the villain, but अब वो पहले से ज्यादा इंटरेस्टिंग और मिस्टीरियस बन जाता है। कैरेक्टर्स अब थोड़े कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं समझना। एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ दिस, इन दोनों के बीच जो केमिस्ट्री डेवलप होती है, नो मैटर हाउ स्मॉल, फाइट्स का इम्पैक्ट अब शिजुरू पे और ज्यादा पड़ेगा। तो हर रिएक्शन बिकम्स इंटरेस्टिंग टू वॉच, क्योंकि अब उसको ये लगता है कि जिनसे वो लोग लड़ रहे हैं उनकी भी एक नॉर्मल साइड है। ये सिचुएशन शिजुरू के साथ हम सबको भी एक अजीब से डिलेमा में डाल देती है। मेरा पॉइंट ये है कि डार्क टूर्नामेंट को सिर्फ उसकी फाइट से इंगेजिंग नहीं रखती, बल्कि सही स्क्रीन टाइम का यूज करके कैरेक्टर्स को ऐसी चीजें करने का मौका मिलता है जिससे दे रिजेंबल मोर एंड मोर ह्यूमन लाइक। भले ही सिचुएशन को कॉम्प्लेक्स बनाना हो या एक दूसरे के साथ एंजॉय करना। नाउ डार्क टूर्नामेंट देखने के बाद उसके बारे में सोचते हुए मेरे दिमाग में एक और चीज आई। नारुतो के चूनिन एग्जाम कराने वालों को मैं भूल गया, वन पंच मैन के मार्शल आर्ट्स टूर्नामेंट के एंकर्स को। सीजन 2 में अगर मुझे कुछ याद है तो बस ये याद है।
कोई याद रहे ना रहे, ये कैरेक्टर हमेशा याद रहेगी। अपनी एब्सर्ड विटी कमेंट्री और चार्मिंग प्रेजेंस से ये स्लोली अनइम्पॉर्टेंट से एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बन जाती है डार्क टूर्नामेंट का। ऑल ऑफ दिस सिंबलाइजेस yu yu hakusho माइनर इवेंट्स को भी उसी डेडिकेशन के साथ क्राफ्ट करता है जैसे वो मेजर इवेंट्स हों। बचपन में मैं ये प्रोसेस नहीं कर पाया था कि yu yu hakusho की यूएसपी है उसकी कास्ट। हर कैरेक्टर की सर्टेन ट्रेड्स हैं जिनसे वो एक दूसरे से डिफरेंट फील होते हैं। अब मैं हवा में बात करने के बजाय एक सॉलिड एग्जांपल देता हूँ कि क्यों इनके बीच का इंटरेक्शन भी रियल लाइफ की तरह लगता है। एक जगह जब यूस्के की बहुत बुरी हालत होती है, जिसकी नॉलेज बोटान को होती है, और वो जाके केको और शिजुरू से मिलती है। ये दोनों ऑलरेडी टेंशन में होते हैं और बोटान यूस्के के बारे में वहाँ गलती से बोल देती है। फिर शिजुरू केको को संभालती है। ये चीज़ बोटान और किसी के सामने बोल देती, लेकिन केको को उस टाइम नहीं बतानी चाहिए थी। बोटान को तुरंत उस चीज़ का रियलाइजेशन होता है जब शिजुरू उसको एक डेथ स्टेयर देती है। अब ये बिल्कुल चंद सेकंड का सीन है और ये चीज़ बिल्कुल ही नेग्लिजिबल डिटेल लग सकती है, बट इट इज़ वन ऑफ दोज मोमेंट्स जिससे मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि आई एम नॉट सीइंग जस्ट सम फिक्शनल कैरेक्टर्स, आई एम सीइंग वेल रिटन वंस। बोटान नेचर से ही एक एयर हेड है और बहुत मुंहफट है। शिजुरू इनमें से सबसे ज़्यादा मेच्योर है और केको लव्स यूस्के टू द डेथ। ये सीन में इन तीनों का छोटा सा इंटरेक्शन इन तीनों की कंसिस्टेंट राइटिंग के साथ अलाइन होता है। यहाँ तक कि बॉडी लैंग्वेज का भी फुल यूज किया गया है एंड इट मेक्स यू बिलीव इफ नॉट फॉर एनिमेशन दीज आर रियल पीपल इन अ रियल सिचुएशन। अगर आप किसी को एक सर्टेन टाइम से जानते हो तो उसको प्रेडिक्ट करना इज नॉट हार्ड। किसी के रिपीटेड एक्शंस को ऑब्जर्व करने से अंडर डिफरेंट सर्कमस्टेंसेस उसकी इमेज माइंड में रीइंफोर्स होती है। दैट इज हाउ वी गेट टू नो अ पर्सन। यूयू की मेन कास्ट को जो मैंने शुरू से एंड तक देखा है, मुझे ऐसा फील होता है आई हैव कम टू नो देम। फिक्शनल कैरेक्टर का अपनी पर्सनैलिटी को इस्टेब्लिश करना और उसको फॉलो करना थ्रू आउट, ये तो बेसिक्स हैं कैरेक्टर राइटिंग के। मगर व्हाट अदर सीरीज कैन लर्न फ्रॉम यूयू इज इट्स कंसिस्टेंसी इन स्मॉल डिटेल्स। जैसे ही एज अ डीमन एक बहुत एग्रेसिव पर्सन है और इज नॉट एग्जैक्टली अ गाय जिसको आप अपनी शादी में बुलाओगे। अपने एनिमीज पे कभी मर्सी नहीं दिखाता, कभी किसी को अपने पास नहीं आने देता। इन दिस फोटोग्राफ वो इकलौता ऐसा है जो कैमरे की ओर नहीं देख रहा, क्योंकि उसको पता है कि ही डजंट बिलोंग इन द ह्यूमन वर्ल्ड। ही टेक्स प्राइड इन बीइंग अ डीमन। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है ही डजंट अप्रिशिएट हिज रिलेशनशिप विद अदर्स। बस उसका मॉरल कंपास बाकी लोगों से थोड़ा डिफरेंट है। ऑन दी अदर हैंड कुरामा एक कॉशियस और कैलकुलेटिव नेचर का डीमन होता है। अनलाइक हिए, कुरामा ह्यूमैनिटी की तरफ इंक्लाइंड होता है। उसका मेन रीज़न है कि वो अपनी फैमिली के बहुत ज़्यादा क्लोज आ जाता है और ये सारी ट्रेड्स उसके लिए नेसेसरी बन जाते हैं अपनी फैमिली को सेफ रखने के लिए। सीरीज़ की स्टार्टिंग से एंड तक अपने हीरोज़ किसी भी सिचुएशन में हो, कुरामा उन हर जगह लीड करता है जहाँ स्ट्रेटजी की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। कई बार फाइट्स जिनमें पावर्स का यूज़ होता है वो तेज़ी से होती हैं और फाइटर्स उसके बीच में अपनी एबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर सकते, जो कभी कभी कंफ्यूजन में डाल सकता है। What in hell's name is that? तो ये प्रॉब्लम yu yu hakusho बहुत ही मज़ेदार और क्रिएटिव वे में सॉल्व करता है। जस्ट लाइक किसी स्पोर्ट्स मैच की तरह फॉक्सी एक कमेंटेटर होती है जो सारी डिटेल्स बता रही होती है, बट एक एक्सपर्ट पैनल भी होता है कोएनमो एंड जॉर्ज का, जो प्रॉपरली सिचुएशन को एनालाइज कर रहे होते हैं हमारे लिए। उनके बीच के डायलॉग से सिर्फ मैच के बारे में ही पता नहीं चलता, बल्कि इन दोनों के बीच की रिलेशनशिप भी साफ हो जाती है। कल से ऑफिस ना आना। सुनो कंपनी अपनी माइंड में कर लो फिर। इन कुछ लोगों की प्रेजेंस बहुत क्रूशियल हो जाती है, सिंस इनके बीच के डायलॉग से एक तो सिचुएशन में पूरी क्लैरिटी रहती है, प्लस इनकी मेयर प्रेजेंस और इनके बीच का इंटरेक्शन जेन्युइनली फनी और एंटरटेनिंग लगता है। वैसे तो यूयू प्राइमरली एक एक्शन ओरिएंटेड शो है, मगर द फैक्ट जो इसको 30 साल से भी ज़्यादा पुराना होने के बाद एडल्ट्स के लिए एंटरटेनिंग बनाता है वो है इसकी इंग्लिश डबिंग। इसमें कई जगह ओरिजिनल डायलॉग को ट्रांसफॉर्म कर दिया गया है इनटू समथिंग रियली फन। ये ट्रांसफॉर्मेशन कैरेक्टर्स की पर्सनैलिटी को और निखार देता है। जैसे यहाँ कॉन्टेक्स्ट ये है कि यूस्के के टीचर बाकी सब चीज़ों को छोड़ के अपने एक स्टूडेंट के पीछे पड़ा होता है। अब यही डायलॉग इंग्लिश में सुनो। Kashi, gee, doesn't this guy have a life besides tormenting kids? डब एक्चुअली यूस्के को ऐसे लेवल पे लाके खड़ा कर देती है कि वो आसानी से ह्यूमर और सार्काज्म का आइकन बन जाए अमंग सम वेल नोन नेम्स। ये ट्रांसफॉर्मेशन सार्कास्टिक भी है, प्लस टीचर के कैरेक्टर पे एक सटायर भी है, जो कि बस एक वन डायमेंशनल इविल कैरेक्टर है। वन ऑफ द रीजंस yu yu hakusho हैज एज्ड लाइक फाइन वाइन, उसका क्रेडिट डब को हैवीली जाता है।
सिंस उस टाइम हर फ्रेम को हाथ से ड्रॉ किया जाता था, तो 90s की एनिमे कलर पैलेट से अपने सीन्स में मूड सेट करती थी। ब्राइट सैचुरेटेड कलर्स किसी सीन को एनर्जेटिक बनाते थे, सॉफ्ट पेस्टल शेड्स का यूज होता था किसी ठहरे हुए सीन के लिए, कैरेक्टर्स को थिक ब्लैक लाइन से आउटलाइन किया जाता था, हेयर स्टाइल काफी चंकी और डेंस होती थी एक पर्टिकुलर आइडेंटिटी देने के लिए, बड़ी बड़ी आंखें जिससे इट वॉज इजी टू टेल कैरेक्टर कौन से इमोशन से गुजर रहा है। आंखों से अगर इमोशनल स्टेट का पता चल सकता है, तो आर्ट स्टाइल की अलग अलग टेक्निक से उन इमोशंस को नई डायमेंशन दी जा सकती है। चियारोस्कुरो टेक्निक ऑफ आर्ट स्टाइल, जिसमें हाई कॉन्ट्रास्ट होता है बिटवीन लाइट एंड डार्क। बेसिकली कॉन्ट्रास्ट का इतना यूज होता है कि लाइट एरियाज बिल्कुल सेपरेट अपीयर होते हैं डार्क एरियाज से। इसका यूज जब इमोशंस जैसे फियर या शॉक के लिए किया जाता है, तब इट लुक्स रियली टू द पॉइंट। कुछ जगह स्ट्रेस्ड मोमेंट्स पे चेहरे के ऊपर शैडोज डाल के इमोशंस को हाईलाइट किया गया है। इन टेक्निक्स के साथ और भी स्टाइल्स इंक्लूड करी गई हैं, जैसे रैपिड शॉट्स ऑफ बैकग्राउंड एनिमेशन और समटाइम्स उसमें डिस्टॉर्शन भी डालना। मैं जब स्टोरी के रिकैप्स में नया एनिमेशन देखता हूँ, वही सेम सीन्स का जो पिछले एपिसोड्स में हुए हैं। बस इससे एक ही चीज़ क्लियर होती है, एनिमेशन स्टूडियो ने एक एक फ्रेम में अपना लव और पैशन पोर किया है। यू यू हाकुशो वैरायटी ऑफ आर्ट स्टाइल्स का एक ब्लेंड है, और जब एनिमेशन की इन टेक्निक्स को वो इनकॉर्पोरेट करता है, तब एनिमे का वो सीन क्राफ्ट होता है जो आसानी से अब तक एनिमे की हिस्ट्री में सबसे आइकॉनिक सीन्स में से एक है। यू यू हाकुशो में छोटी मोटी प्रॉब्लम्स हैं, जैसे फाइट्स थोड़ी खिंचती हैं ज़्यादा और स्टोरी कभी कभी कुछ ज़्यादा ही कन्वीनियंट हो जाती है। लेकिन एक जो सबसे अनफॉर्चुनेट चीज़ इसकी मांगा के साथ जुड़ी हुई है, वो है स्ट्रेस जो टोगाशी सेंसे ने फेस किया। शोनेन जंप में वीकली चैप्टर पब्लिश करने के लिए मांगाकास पे इमेंस प्रेशर होता है, और इस प्रेशर की वजह से टोगाशी की मेंटल और फिजिकल हेल्थ पे बहुत निगेटिव असर पड़ा था, जिसका रिजल्ट था एक इवेंचुअल ड्रॉप इन क्वालिटी और अ रश्ड एंडिंग। दिस इज क्वाइट आयरॉनिक, जिस बंदे ने दुनिया को अपनी स्टोरी से एंटरटेन किया, वो खुद कितना झेल रहा था। भले ही स्टोरी में और बहुत पोटेंशियल था, बट टोगाशी ने उसको एंड करना ही सही समझा। डिस्पाइट ऑल ऑफ दिस, मैं पूरी तरीके से यू यू हाकुशो से सेटिस्फाइड हूँ। एनिमे को इतना ज़्यादा इंटरटेनिंग बना दिया गया है कि बाकी चीज़ें इंसान आराम से ओवरलुक कर सकता है। जैसे मुझे अगर किसी पार्टी में 3-4 फ्लेवर की आइसक्रीम मिल जाए, तो मैं इस चीज़ के लिए नहीं रहूँगा कि मुझे 5वां फ्लेवर क्यों नहीं मिला। थोड़े बहुत फ्लॉज को एक्नॉलेज करना इज़ ओके, मगर यू यू हाकुशो के केस में कंप्लेनिंग डजंट मेक सेंस। After watching, you can tell story has a heart to it. Episodes 97 and 112. केको और यूस्के की लव स्टोरी में ऐसे होलसम मोमेंट्स हैं जो हमेशा एनिमे की वन ऑफ द मोस्ट बिलवेड सीन्स में से एक रहेंगे। इवन दो यूस्के और केको की रिलेशनशिप एक छोटा सा पार्ट है पूरी सीरीज में, लेकिन जब भी उनको एक दूसरे को याद करते हुए या सपोर्ट करते हुए दिखाया जाता है, वो सीरीज के सबसे मेमोरेबल पार्ट्स बन जाते हैं। और लास्ट एपिसोड के बारे में मैं क्या कहूँ, इट हिट्स ऑल द राइट प्लेसेस। ओवर द इयर्स यू यू हाकुशो एनिमे ने प्रूव कर दिया है वो एक टाइमलेस क्लासिक है। साकियो और शिजुरू का मिलना मांगा में नहीं था, एनिमे स्टाफ ने वो अपनी तरफ से इम्प्रोवाइज किया। वैसे ही फन एनिमेशन की डबिंग टीम ने ओरिजिनल डायलॉग्स में कई जगह ट्रांसफॉर्मेशन किया। इट इज़ रियली अमेजिंग टू सी कि टोगाशी के ओरिजिनल वर्क के ऊपर कितने डेडिकेटेड लोगों ने ओवर द इयर्स वर्क किया, और उसमें हर बार एक नया फ्लेवर ऐड किया जो उसकी क्वालिटी को एक नॉच ऊपर ही ले जाता है। स्टूडियो गिबली की कोई भी पुरानी मूवी उठा के देख लो, आज भी अपने एनिमेशन के लिए वो रेलेवेंट है। अकीरा का डिटेल्ड वर्ल्ड और उसका कॉन्सेप्ट अभी तक लोगों को इंस्पायर कर देती है। यू यू हाकुशो इज ऑल्सो सच अ पीस ऑफ आर्ट जो अपनी रेलेवेंसी कभी नहीं खोएगा और अपने कैरेक्टर्स और स्टोरी के लिए हमेशा याद रखा जाएगा।